नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 19 जून 2024 से लेकर 25 जून 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को अर्थात किन किन विषय वस्तुओं को शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड पर दिखाए गए इन 4 खबरों को शामिल करेंगे और इनको यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन विषय वस्तुओं में पहला विषय वस्तु है कृषि और, एक मिनट में पेन ले लूं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों से निर्गत या उत्पादन। देखेंगे कि ये क्यों न्यूज में रहा और इसमें क्या क्या बातें हमें पढ़ने चाहिए। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में देखेंगे। फिर भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और किस तरीके से ये हमारे अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकती है, क्या चैलेंजेस है इसमें। उसके बाद हम एक कार्यक्रम देखेंगे कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम इन 4 खबरों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आज के हमारे लेक्चर की रूपरेखा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम एक एक खबर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ। हमारी जो पहली खबर है ये देखिए, ऊपर मैंने पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की कटिंग लगाई है और नीचे अंग्रेजी न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है। हालांकि ये अंग्रेजी और हिंदी न्यूज़पेपर में दोनों में ही प्रकाशित हुआ था। अब हम देखते हैं कि ये जो खबर है न्यूज में क्यों रहा, क्यों चर्चा में रहा। तो देखिए, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों से निर्गत या उत्पादन आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स क्यों न्यूज में रहा। तो चर्चा में इसके रहने का कारण है, चर्चा में क्यों, तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, आपको पता है कि एनएसएसओ डेफिनेटली आपको ये बात पता है और पहले हमने पढ़ भी लिया है। एनएसएसओ और सीएसओ इन दोनों को आपस में विलय करके, इन दोनों को आपस में मिलाकर एनएसओ बनाया गया। और किस मंत्रालय के तहत ये आता है, तो मोस्पी के अंतर्गत आता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो मंत्रालय है उसके द्वारा उसके अंदर ये काम करता है। तो बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2011-12 से 2022-23 ये समय अवधि है, जारी किया गया है और इसके कारण ये न्यूज में रहा है। पीआईबी पर भी ये पूरा रिपोर्ट है और उसके अलावा आप जाके जो मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसके वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हमें पढ़ना क्या है ये देखते हैं और क्या क्या इसमें बहुत से डेटा दिया गया है, बहुत से आंकड़े दिए हैं। हम सारे आंकड़ों को तो नहीं, जो काम के आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी चाहिए इसमें कि 2022-23 में अभी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो हैं उनका कुल जीवीए में योगदान कितना है,
18.2% है। 2022-23 में कृषि एवं कृषि के एलाइड सेक्टर जो हैं, कृषि के संबद्ध क्षेत्र जो हैं, उनका मिलके टोटल जो हमारा जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, टोटल या सकल मूल्य संवर्धन, उसमें 18.2% का योगदान है। उसके बाद क्या आपको बात याद रखनी है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रकों की हिस्सेदारी 2022-23 में क्रमशः 54.3%, 30.9%, 7.9% और 6.9% है। मोटा मोटा आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र उत्पादन के मूल्य में फसल एक उप क्षेत्रक हो गया, फिर पशुधन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जलीय कृषि हो गया, इन सबका उत्पादन में जो मूल्य के अकॉर्डिंग इनका वेटेज है वो 54.3%, 30.9%, 7.9% और 6.9% रहा है। आगे अभी मैं इसको डायग्राम से भी दिखाऊंगा। इसी बात को बताया गया है कि स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों के कुल जीवीओ में कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य पालन का हिस्सा कितना है, तो आप देखिए क्रॉप फसल का कितना है, जीवीए देखिए जीवीओ और जीवीए दोनों में अंतर है। ये सकल मूल्यवर्धन है और ये सकल आउटपुट है, सकल वैल्यू आउटपुट है ये। तो क्रॉप फसल का देखिए बता रहा है 2011-12 में 62.4 था और अभी करंट में 2022-23 का जो आंकड़ा बताया है उसमें 54.3 हो गया है, मतलब कम हो गया है। लाइव स्टॉक पशुधन का अगर देखेंगे तो पशुधन 2011-12 में 25.6% था, जो अभी 30.9% हो गया है, बढ़ा है। ऐसे ही वानिकी का अगर आप देखेंगे तो वानिकी में क्या है 7.8% 2011-12 में था, अभी 7.9% है, अर्थात बढ़ा है। फिशिंग, मत्स्यिकी और जलीय कृषि एक्वाकल्चर में 4.2% का योगदान हुआ करता था, कब 2011-12 में, जो अभी 6.9% हो गया है, अर्थात बढ़ा है। तो ये मैंने उसी रिपोर्ट से निकाला है डेटा, थोड़ा और इसको रिफाइन करके आगे देखते हैं। देखिए ये मैंने हाथ से यहां लिखा है, जो भी आपको बता रहा था उसको और सिंपल करके लिख दिया है, और फिर अभी डेटा वाइज देखेंगे और प्रदेश वाइज भी देखेंगे कि किस प्रदेश की स्थिति क्या है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र उत्पादन मूल्य में फसल की हिस्सेदारी 54.3%, पशुधन की 30.9%, और ये कब का है 2022-23 का। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको जो डेटा दिया गया है एनएसओ के द्वारा। वानिकी का 7.9% और मत्स्यिकी एवं जलीय कृषि का 6.9%, और आसानी से मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जब आप तो आसानी से सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उप क्षेत्रकों की भागीदारी का रुझान अगर हम देखें 2011-12 से 2022-23 तक, क्योंकि ऐसे रुझान पहले यूपीएससी पूछ चुका है, मैं भी प्रश्न दिखाऊंगा आपको विगत वर्षों का, तो समझ में आएगी बात। फसल का जो भागीदारी है 2022-23 में घटकर 2011-12 में 62.4% से कितना घट के हो गया है 54.3%। पशुधन उत्पादन मूल्य का देखिए 487.8 हजार करोड़ से बढ़कर 8,78.5 हजार करोड़ हो गया है। मत्स्यिकी का देखेंगे तो 80 हजार करोड़ से बढ़कर 195 हजार करोड़ हो गया है, और ये 2011-12 से बढ़कर या घटकर 2022-23 की बात हो रही है। ऐसे ही वानिकी में क्या हुआ है, उत्पादन मूल्य पहले से बढ़ा है, 149 हजार करोड़ से बढ़कर 223 हजार करोड़ हो गया।
तो ये तो बहुत से आंकड़े हैं, सारे आंकड़े हमको याद नहीं रखना है, बस ये आपको याद रखना है कि कौन सी चीज बढ़ी है, कौन सी चीज घटी है। तो फसल क्या हुआ है, घटा है। पशुधन क्या हुआ है, बढ़ा है। वानिकी क्या हुआ है, बढ़ा है। और मत्स्यिकी और एक्वाकल्चर जो होता है, जलीय कृषि, वो भी क्या है, बढ़ा है। तो बस आपको ये याद रखना है कौन घटा है, कौन बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों 5 वर्षों का ट्रेंड यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्यतः पूछ लेता है। तो ये आप देख लिए। अब थोड़ा कुछ डायग्राम से हम बातों को देखते हैं। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि वेयर डू यू गेट योर फिश एंड पल्सेस फ्रॉम। फिशिंग, मछली और पल्स, मतलब दोनों में प्रोटीन आपको पाया जाएगा। तो प्रोटीन कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, देखिए शेयर ऑफ टॉप 5 स्टेट, जो 5 सबसे ऊपरी राज्य हैं उनके बारे में बता रहा है कि आंध्र प्रदेश में आप सबसे ज्यादा पाएंगे 40.9%, वेस्ट बंगाल में उसके बाद नंबर 2 पर 14.4%, उड़ीसा में 4.9%, बिहार में 4.5%, आसाम में 4.1% और बाकी सारे राज्यों को मिलाकर 31.3%। तो ये आपको याद रखना है क्रम वाइज। प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में भी अगर कुछ बातें आती हैं, थोड़ा सा कहीं पर हम डेटा दे सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे पशुधन में जो 5 राज्य हैं वो कौन है। पशुधन में सबसे आगे है राजस्थान, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, बहुत थोड़ा ही अंतर इनमें है। तमिलनाडु तीसरे पर है, आंध्र प्रदेश चौथे पर है, महाराष्ट्र 5वें पर है और बाकी सारे राज्य मिलकर 50.9%। ऐसे ही आप देखेंगे, इसको अभी छोड़ते हैं, इसको देखिए कि जो दालों की स्थिति क्या है। तो सबसे अधिक दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है 22%, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है 16.9% के साथ, राजस्थान नंबर 3 पे है 13% के साथ, उत्तर प्रदेश 4 पर है 12.3% के अनुसार और गुजरात 7.7 के साथ 5वें नंबर पे है और बाकी सारे राज्य मिलकर 28.1% उपजा रहे हैं। ये आंकड़ा वही बता रहा है, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट के बारे में बता रहा है, सकल मूल्य उत्पादन या निर्गत के बारे में बोल रहा है। वही देखिए ये वाला है 2011-12, यहाँ देख सकते हैं कि ये 2011-12 है और ये वाला कलर है 2022-23। तो क्रॉप मतलब फसल सेक्टर क्या हुआ है, पहले से घट गया है, 54 पे आ गया है। लाइव स्टॉक पशुधन पहले से बढ़ गया है। फॉरेस्ट्री और लॉगिंग वानिकी पहले से हल्का सा बढ़ा है और फिशिंग भी पहले से बढ़ गया है। मतलब इसको देखा जाए तो ये घटा है, बाकी सारे बढ़े हैं। तो ऐसे ट्रेंड आपको दिमाग में रखना है और इस ट्रेंड पर ही आधारित मैं आपको अभ्यास प्रश्न भी दूंगा। तो ये बात डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे आप, नहीं तो ले लीजिएगा। और अब देखिए हम विगत वर्ष में एक प्रश्न पूछा गया है, पहले इसको देखते हैं कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड पूछ रहा है और बाकी आप पढ़ेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे, मैं उत्तर नहीं कराऊंगा इसका। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। देख रहे हैं ट्रेंड पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन कौन ज्यादा है, कौन कम है, घटा है, बढ़ा है, ऐसी बातें पूछता है। तो मैंने इसी के अनुसार एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। भारत में पिछले 10 वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र उत्पादन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल की हिस्सेदारी बढ़ी है, अभी मेरी बातें सुने होंगे आप तो डेफिनेटली आंसर दे पाएंगे। पशुधन उपक्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है, मत्स्य एवं कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके आपको आंसर देना है। मैंने जो अभ्यास प्रश्न बनाया है उसका आंसर आप भली भांति बहुत आराम से दे पाएंगे अगर मेरी बातें अब तक सुने हो तो। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं और आराम से इसको हल करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ।
दूसरा खबर हमारा इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा केंद्रीय कैबिनेट है उसने 14 फसलों के लिए खरीफ की फसल की घोषणा की है और अधिकतम फसलों का जो एमएसपी है उसको बढ़ाया है। ये हिंदी न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ। मैं यहाँ पे एक दो न्यूज़पेपर की बातें लगा देता हूँ और बाकी हर न्यूज़पेपर की यहाँ कटिंग लगाने से कोई फायदा है नहीं। मूल बात आपको समझानी है वो समझा दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हम पढ़ रहे हैं और चर्चा में ये क्यों है, क्यों न्यूज में रहा है, तो इसके न्यूज में रहने का कारण देख लेते हैं। जो भी बताया मैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मतलब एमएसपी केंद्र सरकार लगातार बढ़ा रही है फसलों की। और अभी खरीफ की फसल क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी इसी लेक्चर सीरीज में पढ़ा चुका हूं और डीएनएस हिंदी में हमारे यहाँ होता था उसमें भी पढ़ा चुका हूं। वो भी लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं हमारे हिंदी चैनल पर प्लेलिस्ट में। तो खरीफ की फसल क्या जो अभी जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटे जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या कि ये खरीफ की फसल है। मानसून समय में ये बोए जाते हैं। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं और बीच में जो 2-3 महीने मिलते हैं उसमें जो फसलें बोई जाती हैं उसको बोलते हैं जायद की फसल। तो हम यहाँ खरीफ की बात कर रहे हैं। क्यों न्यूज में था ये चर्चा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो। और बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अधिक से अधिक जानकारी एक स्लाइड में ही दूं जिससे कि सारी चीजें एक जगह आपके पास रहें। बहुत ज्यादा फैलाकर सूचनाएं देने की जरूरत अगर हम देखेंगे तो फिर चीजें बड़ी हो जाएंगी, समझ में भी नहीं आएंगी। तो मैं माइंड मैप का यूज करता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सारी बेसिक बातें यहां हैं। सबसे पहले परिचय में परिभाषा पहले। तो परिभाषा क्या है ये, तो यह भारत सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट फसलों हेतु, सारे फसलों के लिए नहीं, कुछ विशिष्ट फसलों हेतु पूर्व निर्धारित मतलब फसल बोने से पहले ही घोषित कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। पूर्व निर्धारित मूल्य है जो किसानों को यह गारंटी प्रदान करती है कि संबंधित फसलों की कीमत इससे कम नहीं हो सकती। उससे कम कीमत मार्केट में नहीं हो सकती, ये गारंटी मिलती है किसानों को। लेकिन देखेंगे कि सरकार सारी फसलों को खरीदती नहीं है, ये इसकी कमियां भी है। कुछ फसलों को ही खरीदती है। पहले बेसिक समझते हैं। इसे भारत सरकार रबी एवं खरीफ दोनों प्रकार की फसलों के लिए जारी करती है। वर्तमान में 22 फसलों पर एमएसपी जारी किया जाता है। इसके अलावा 22 के अलावा इसके अलावा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस। कौन जारी करता है, तो इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर, सीएसीपी पूरा गणना करके बताती है कि कितना फसल की कीमत होनी चाहिए। वो पूरा जब सिफारिश करती है जाके केंद्रीय कैबिनेट को, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को, सीसीईए को, तो उसके द्वारा फिर उसको जारी किया जाता है। लेकिन सीएसीपी की बातों को केंद्रीय मंत्रिमंडल जरूरी नहीं है कि मान ही ले, वो ज्यों का त्यों मान सकता है, ज्यों का त्यों नहीं मानकर संशोधन भी कर सकता है, क्योंकि एक सलाहकारी बॉडी है सीएसीपी। लेकिन सामान्यतः मान ही लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये कब प्रारंभ हुई है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रैंक और पार्कर को जाता है। तो थोड़ी सी आप वैश्विक संदर्भ में देख लिए। और भारत में एल.के. झा की अध्यक्षता में अगस्त 1964 में गठित द फूड ग्रेन्स प्राइसेस कमेटी की संस्तुति पर एमएसपी को शुरू किया गया था। तो वैश्विक लेवल पर इस अवधारणा को अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंक और पार्कर लेकर आए और भारत में एल.के. झा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था
फूड ग्रेन्स प्राइसेस कमेटी और उसी की संस्तुति पर एमएसपी भारत में शुरू की गई थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी मैं हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आती है कि निर्धारित कैसे किया जाता है। तो ये अक्सर आप सुनते होंगे कि सीएसीपी किसान के कृषि लागतों के आधार पर एमएसपी को निर्धारित करता है। निर्धारित कौन करता है? सीएसीपी, और वो पूरी अपनी गणना करता है। इस हेतु तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं। एक तो है A2 अवधारणा, अक्सर सुने होंगे आप। A2 अवधारणा, इसमें सभी नकद तथा वस्तु के रूप में किए गए व्यय शामिल हैं। एक किसान जो भी नकद के रूप में कृषि के समय पैसा लगाता है और उसके अलावा वस्तु के रूप में जो भी खर्च करता है वो शामिल होता है। क्या क्या? तो इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, रसायनों, श्रम जो वो मेहनत कर रहा है, ईंधन, सिंचाई इत्यादि पर किए गए सभी नकद और अन्य व्यय को शामिल किया जाता है। लेकिन A2 उतना अच्छा प्राइस नहीं दे पाता है, तो A2 के आगे आता है क्या? A2 प्लस FL। ये क्या है? इसके अंतर्गत, इसके अलावा देखेंगे, इसके अंतर्गत वास्तविक लागत जो यहाँ लागत हो रही है और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक निर्धारित मूल्य शामिल किया जाता है। इसमें जो श्रम होता है वो किसी को काम करा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, वो वाला श्रम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि घर के लोग ही उसमें लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो उनका भी तो श्रम है, तो उनके श्रम को भी शामिल किया जाता है A2 प्लस FL। इससे भी बेहतर अवधारणा है C2। और C2 क्या है? तो इसमें A2 प्लस FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। मतलब ये और अच्छी प्रणाली है। A2 प्लस FL इसमें जोड़ा गया किसको? तो जो अवैतनिक श्रम कर रहे थे घर के ही लोग, और उसमें और किसान के स्वामित्व की जो जमीन है उस पर कुछ तो किराया मिलना चाहिए, तो उस किराया को, उस लगान को, और उसके अलावा कुछ अचल संपत्तियां किसान की वहां लग रही हैं, ट्रैक्टर जो भी, तो उस पर जो ब्याज मिलना चाहिए उस ब्याज को भी जोड़ा गया। तब जाके बना क्या? C2। और अभी किसान बोल रहे हैं कि C2 को लागू किया जाए, लेकिन सरकार बोल रही है कि हाँ हम 150%, 150% करके लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी सरकार कहीं ना कहीं A2 प्लस FL और C2 के बीच में ही MSP तय कर रही है। एकदम प्योर C2 पर अभी भी तय नहीं किया जा रहा है। तो ये बात आपको पता है। और हमारे देश में हरित क्रांति के जनक कौन है? डेफिनेटली आपको पता होगा, उन्हीं के द्वारा ये C2 की अवधारणा दी गई है। और किसान बार बार मांग करते हैं कि हमें C2 की अवधारणा पर ही फसल हमारा MSP घोषित किया जाए। और एक अवधारणा और भी है C3, उसको कभी अन्य दिन देखेंगे हम। अभी इतनी बात आप समझ गए MSP के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमारे देश में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, उनको, उनका नाम कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। डेफिनेटली आपको आ रहा है, मुझे पता है आपको डेफिनेटली नाम पता है। तो आप नाम पता है तो नाम अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब MSP के तहत शामिल फसलें कौन सी हैं? तो आपको पता है कि इसमें खरीफ की फसल है और रबी की फसल है। तो 7 अनाज हैं: धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। 5 दालें हैं: चना, अरहर, उसी को तुअर बोलते हैं कई जगहों पर, मूंग, उड़द और मसूर। 8 तिलहन हैं: मूंगफली, रेपसीड, सरसों, उसी को सरसों बोलते हैं, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर बीज। इस पर 2023 में पीटी में प्रश्न पूछा। उसके बाद कपास खरीद निगम तथा नाफेड इसको जारी करता है और खरीदता है। अगला जूट को भारतीय जूट निगम खरीदता है। तंबाकू VFC बोलते हैं, VFC तंबाकू, और खोपरा और नारियल। इसके अलावा गन्ने के लिए फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस जारी किया जाता है। उचित लाभकारी मूल्य वो अलग है, MSP के तहत उसको नहीं माना जाता।
तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको एग्जैक्ट याद रहे कि कौन कौन सी फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाता है। अब थोड़ा हम समझते हैं एमएसपी का महत्व। तो एमएसपी का महत्व देखिए कि इससे किसानों को आवश्यक सहयोग मिलता है ताकि वे अपनी फसलों को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर न हो। ये किसानों को एक गारंटी देता है कि उनके फसलों की कीमत कम से कम इतनी तो रहेगी, उससे कम पे नहीं बेचना है। उसके बाद इससे कृषि मदों में अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। किसानों को जब पता रहता है कि मुझे इस फसल के लिए इतनी कीमत मिलेगी, तो वो प्रोत्साहित होते हैं उसको बोने के लिए और उसमें अपना इनपुट लगाने के लिए। उसके बाद इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न की खरीद और खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करने जैसी गतिविधियों को संचालित करने में मदद मिलती है। हमारे इकोनॉमी के मेंस में एकदम टॉपिक ही है क्या, खाद्य सुरक्षा और बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है उसके तहत सरकार बहुत ही कम पैसों में फ्री में अभी तो जो अंत्योदय लोग हैं या फिर जो बीपीएल लोग हैं उनको एक निश्चित मात्रा में अनाज प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए सरकार को खाद्यान्न खरीदने में मदद मिलती है इससे। उसके बाद इसके माध्यम से सरकार द्वारा फसल प्रतिरूप को प्रभावित किया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और कैसे, तो अगर सरकार मान लीजिए कि एमएसपी गेहूं का बढ़ा दी तो किसान मोटिवेट होंगे कि वो गेहूं बोएं, तो ज़्यादा किसान गेहूं बोएंगे, कम किसान बाकी चीज़ें बोएंगे, तो गेहूं का पैदावार ज़्यादा होने लगेगा। सरकार अगर धान का बढ़ा देगी एमएसपी तो धान ज़्यादा बोने लगेंगे लोग। अभी इस वर्ष सरकार जो तिलहन और दलहन है उस पर एमएसपी बढ़ाई है, तो डेफिनेटली किसान जो है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे तिलहन और दलहन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें एक ताकत क्या है कि इससे फसल प्रतिरूप को प्रभावित किया जा सकता है। इससे कुछ फसलों जैसे गेहूं धान के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। अब तक आपको पता है कि ज्यादा बल दिया गया एमएसपी में गेहूं और धान पर, तो गेहूं और धान को तो खूब बल मिला और उनका एक्सेस उत्पादन होता है। घर का हम मतलब देश में तो जरूरतें पूरी हो ही जाती हैं, हम उसका निर्यात भी करते हैं। यह भारत में मुख्य खाद्यान्नों की सतत उपलब्धता को बनाए रखने में मदद करता है। तो एमएसपी के मुख्य महत्व ये हैं, और भी बहुत से महत्व हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब बात आती है कि एमएसपी से संबंधित चुनौतियां। ऐसा नहीं है कि एमएसपी में केवल अच्छाइयां ही हैं, एमएसपी में बहुत सी बुराइयां भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। देखते हैं क्या। पहला है खरीद से संबंधित। खरीद से संबंधित क्या है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसको खरीदा जाता है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम के गोडाउन हर राज्यों में नहीं है और कुछ राज्यों में उसके गोडाउन हैं, उसके साथ साथ उसके गोदाम हर जगह नहीं है, प्लस गेहूं और चावल का ही केवल खरीद हो पाता है, इसलिए बाकी फसलों की खरीद नहीं होती है। तो गारंटी का मतलब क्या, तो ये पॉइंट यही बता रहा है। जबकि अन्य फसलों के लिए सरकार कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है खरीद के लिए। क्रियान्वयन संबंधी भी दिक्कत है। शांता कुमार समिति 2015 में अपने रिपोर्ट में बताई कि किसानों को एमएसपी का मात्र 6% भाग ही प्राप्त हो पाता है, बाकी सब बिचौलिए ले लेते हैं। एपीएमसी के माध्यम से जब किसान नहीं बेच पाते हैं तो किसान बहुत कठिनाइयां वहां होती हैं, तो जो दलाल बीच में लोग रहते हैं, बिचौलिए रहते हैं, वो लोग खरीद के और बेचते हैं, तो उनको फायदा मिलता है, उससे किसानों से कम रेट पर खरीदते हैं वो। बिचौलियों से संबंधित समस्या अगली आ गई वही बात। तो एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली में बिचौलियों, कमीशन एजेंटों, उसके बाद एपीएमसी अधिकारियों का प्रभुत्व है, जो भी बता रहा था मैं, जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। फलस्वरूप किसानों को उनके उत्पादन के लिए कम पारिश्रमिक मिल पाता है, क्योंकि किसानों को तो फायदा मिलता ही नहीं है। एपीएमसी में एजेंट इतनी वहाँ पे बाधाएं हैं कि किसान बेचारा परेशान होकर एजेंटों को ही बेच देता है और एजेंट जो होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। भूमि एवं जल संबंधी। अब देखिए, धान के अगर
धान पर अगर एमएसपी बढ़ा दिया जाए तो फिर उन क्षेत्रों में भी धान की रोपाई और बुआई होने लगेगी जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है। तो फिर ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाएगा, भूमि का जल जो है वो निकाला जाएगा। तो इस तरीके से जल का दिक्कत होगा और कई जगहों पर पानी की ज़्यादा लॉगिंग पड़ी रहेगी, तो जो मृदा है उसकी उत्पादकता कम होगी, क्षारीय मृदा बनेगी, अम्लीय मृदा बनेगी। तो यही बोल रहे हैं कि भूजल स्तर में कमी हो रहा है और कुछ राज्यों में भूमि लवणता में वृद्धि हुई है, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों के बीच असमानता। तो आप देखेंगे कि वर्ष 2021 में एमएसपी से पंजाब में 95% से अधिक धान उत्पादक किसानों को लाभ की प्राप्ति हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 3.6% किसान इससे लाभान्वित हुए। तो एमएसपी का जो फायदा है प्रत्येक राज्य में नहीं मिल पा रहा है। कुछ ही राज्य हैं, राजस्थान के कुछ हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिनको फायदा है, बाकी सारे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो असमानता पैदा कर रही है ये। कम कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, एमएसपी को अनिवार्य करने से भारत की जो कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता है वो कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि खाद्यान्नों की मूल्य क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है। जब ज्यादा मूल्य हो जा रही है तो वैश्विक मूल्य कम है, हमारी मूल्य ज्यादा है, तो हमारा निर्यात रुक जा रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है। तो ये सारी चुनौतियां हैं एमएसपी से। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में जो जो कमियां हैं उसको ठीक करनी चाहिए। पहला, खरीद तंत्र में विविधीकरण एवं सुधार किया जाना चाहिए ताकि किसानों की एमएसपी तक पहुंच आसान हो। जो अभी केवल कुछ ही किसान पहुंच रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए, हर किसानों को इसका फायदा मिले, इसलिए खरीद तंत्र में विविधीकरण करनी चाहिए। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और गेहूं अथवा चावल के अलावा किसानों को अन्य फसलों के रूप में विकल्प प्रदान करने हेतु एमएसपी का अन्य फसलों तक विस्तार करना चाहिए। तो सरकार कर भी रही है। इस वर्ष सरकार दलहन और तिलहन पर विशेष जोर दी है, ज्यादा उनका मूल्य बढ़ाई है। क्षेत्र के अनुरूप योजनाओं का निर्माण, क्योंकि फसल प्रणाली को केवल अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के बजाय स्थानीय उपभोग के पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। जहां बारिश हो रही है वहां पे उसी तरीके की फसलों का उगाया जाए, जहां पानी कम है वहां पे कम पानी के हिसाब की फसलें उगाई जाएं। इसलिए एमएसपी क्षेत्र विशेष को देखकर जारी किया जाए, न कि संपूर्ण देश के लिए एक साथ जारी किया जाए, क्योंकि उसमें दिक्कत हो रही है। जहां पानी है वहां पर पानी के हिसाब से चीजें जारी किया जाए, उस क्षेत्र के लिए अलग तरीके से जारी किया जाए। जहां पे पानी की कमी है वहां पर उस क्षेत्र के जरूरतों के हिसाब से एमएसपी जारी किया जाए। और अगला क्या है, जिन कृषि मदों को एमएसपी के तहत खरीदा नहीं जाता उनके लिए कम से कम आय समर्थन योजना का विस्तार करना चाहिए। कि ठीक है सरकार नहीं खरीद पा रही है, लेकिन अगर किसी बाजार में अगर उनकी कीमत कम हो रही है तो जितनी कम हो रही है उतनी कीमत को सरकार को कैसे भी वहन करना चाहिए, तभी तो एमएसपी का कुछ मतलब निकल पाएगा। नहीं तो केवल जारी करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे का रास्ता होना चाहिए। इस तरीके से हमने एमएसपी को पूरा होलिस्टिकली समझ लिया, उसके सारे पहलुओं को समझ लिया। अब हम इससे संबंधित देखेंगे कि विगत वर्षों में मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे गए हैं और एक मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न देंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा करीब अब आ रहा है तो हम मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर ज्यादा बल देंगे। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए मुख्य परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया कि सहायकियां मतलब अनुवृत्तियां, शस्य प्रतिरूप और शस्य विविधता कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। हालांकि इसमें अब आपको शस्य प्रतिरूप भी पता होना चाहिए। लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है। तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एक डायमेंशन में आया है, बाकी और भी कई डायमेंशन है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसको आप आराम से हल कर सकते हैं जो मैं पढ़ाया हूं उससे। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा। उत्तर 150 शब्दों में। हमने एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इसको हल करने का प्रयास करिएगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य ने किस प्रकार फसल प्रतिरूप को प्रभावित किया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों की विवेचना करते हुए इसको और प्रभावी बनाने हेतु सुझाव दीजिए। 200 शब्दों में आपको ये आंसर करना है और डेफिनेटली जो मैं आपको पढ़ाया हूं इतनी बातें ध्यान से सुने होंगे तो आप इस प्रश्न को भी कर पाएंगे और इस प्रश्न को भी कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका आंसर लिख के चाहे तो हमारे हिंदी टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, मैं उसको चेक करके आपको मेंटरिंग भी कर सकता, बताऊंगा कि क्या दिक्कत आपको हो रही है, कैसे आप जो लिख रहे हैं उसको सही तरीके से आप स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। हमारा अगला खबर है जो आपको पता है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो जो PIB है वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में 2-3 भाषाओं में अपने प्रेस को जारी करता है, अपने खबर को जारी करता है। वहीं से ये मैं खबर लिया हूं और खबर क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, इंडियन स्पेस इकोनॉमी के बारे में चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2021 की तुलना में 2030 तक 4 गुना बढ़ जाएगी। ये हमारे राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री बताए हैं। वर्ष 2021 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था में जो भागीदारी थी अर्थव्यवस्था में 2% की थी। एक अनुमान के अनुसार यह भागीदारी 2047 जब हम विकसित भारत बनने का लक्ष्य लिए हुए हैं तब तक 15% होने की उम्मीद है, ऐसा PIB का खबर बोल रहा है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और फिर हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे अपने परीक्षा के अनुसार। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान स्थिति। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति देखते हैं तो वर्ष 2023 में लगभग 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका हिस्सेदारी है, जो वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था का लगभग 2 से 3% है। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक वैश्विक हिस्सेदारी 9% हो जाएगी, 8% या लगभग 9% हो जाएगी। 2022 में स्टार्टअप्स अगर हम देखें भारत में जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से था तो केवल 1 था, अभी 2024 में बढ़कर 200 हो गए हैं। तो वर्तमान स्थिति की सारी बातें हम देख रहे हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% की FDI की अनुमति दी गई है और ये खबर मैंने बहुत डिटेल से कवर किया था DLS में कि 100% हर चीज में नहीं, कुछ सेगमेंट में 100%, कुछ सेगमेंट में 100 से कम, लेकिन जनरली हम बोल देते हैं कि वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति भारत सरकार दे दी है। तो ये वर्तमान स्थिति है। सरकार का क्या प्रयास है भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी की गई है भारतीय सरकार द्वारा। इसके माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाया गया है। दूसरा काम किया गया है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस। तो यह अंतरिक्ष गतिविधियों को अनुमति देने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है, तो तीव्रता से काम हो पाएगा। और अगला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आपको पता है कि एक अंतरिक्ष लिमिटेड है जो प्राइवेट सेक्टर को, किसी देश को अगर अपना लॉन्च कराना है कुछ सैटेलाइट तो आके उससे डील करता था, अब वही काम कौन करने लगा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ाना है। तो ये भारत सरकार प्रयास कर रही है इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। चुनौतियां क्या है भारत में? तो अंतरिक्ष
जो भारत के अंतरिक्ष बजट की मात्रा है वो काफी कम है। अमेरिका जैसे देश में जो बजट की, या चीन में जो बजट है अंतरिक्ष क्षेत्र का, उतना भारत में नहीं है। कुल जीडीपी खर्च का 0.04% हम खर्च करते हैं। अमेरिका 0.28% करता है अभी, जो काफी ज्यादा है हमसे। प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की कमी है हमारे देश में, इंजीनियरों की कमी है और तकनीशियनों की कमी है। तो सही अगर मानव पूंजी नहीं रहेगा तब भी हम, क्योंकि उसमें काफी हाई क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है, अगर उतने अच्छे क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हालांकि सरकार काफी प्रयास कर रही है, सुस्पष्ट अटल इनोवेशन चला रही है इस कि बच्चे विज्ञान में भाग लें। सुस्पष्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों का अभाव है भारत में, और जिसके कारण इस क्षेत्र में संबंधित योजना व गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो पा रही हैं। आगे का रास्ता क्या हो, तो आप बता सकते हैं कि जो कमियां हैं उसको ठीक किया जाए, वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने का सही तरीका लाया जाए, स्कूलिंग को सही तरीके से किया जाए, एक सही और सुस्पष्ट अंतरिक्ष नीति बनाई जाए, उसके अलावा बजट को बढ़ाया जाए। उसके अलावा और भी चीजें आप बता सकते हैं कि भारत में जो बजट को बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ जो भारत में लोगों के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित जागरूकता को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से आगे का रास्ता आप दे सकते हैं। जो कमियां हैं उसको देखकर, तो एक स्लाइड में मैंने इसको समराइज कर दिया पूरी बात को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विगत वर्ष में पूछा गया एक प्रश्न मैंने यहाँ लगाया है, और एक प्रश्न आपको मैंने इस पर अभ्यास के लिए दिया है। इसका भी आप हल करके इसका आंसर लिख के आप चाहें तो राउज आईएएस के हिंदी जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं इस वीडियो में डलवा दूंगा, उस लिंक पर आंसर भेज सकते हैं। उस पर आपके कॉपी को चेक करके बताया भी जाएगा कि किस तरीके का आपने लिखा है, क्या सुधार आप कर सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम खबर की तरफ। आज की अंतिम खबर है कृषि सखी से संबंधित, जो पीआईबी से लिया गया है, जो पीआईबी से लिया गया है। क्यों खबर में रहा ये, तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ सखियों को प्रमाण पत्र बांटा गया, जिसके कारण ये न्यूज में रही। तो देखिए चर्चा में क्यों है ये, चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कृषि सखी प्रमाण पत्र कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के एससीपी के तहत प्रदान किए गए हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि ये कृषि सखी क्या होती हैं। तो देखिए कृषि सखी क्या है। कृषि सखियां अनुभवी महिलाएं, कृषक और जमीनी स्तर पर कृषि में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर हैं। कुल मिलाकर प्रशिक्षित महिलाओं का समूह है ये, या प्रशिक्षित महिलाएं हैं। अब बात करते हैं, इस न्यूज को समराइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं कि कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम है क्या। तो यह केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के तहत एक पहल है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ाना। यह प्रमाण पत्र कोर्स लखपति दीदी के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसमें जो प्रमाण पत्र दिया जाता है लखपति दीदी प्रोग्राम, आपको पता है कि अभी जो अंतरिम बजट जारी किया गया था, उस बजट का सेशन भी हमारे चैनल पर है, जाके आप देख सकते हैं। उसमें इस योजना को घोषित किया गया था, उसके अनुरूप ही है, पूरक जैसा है। लखपति दीदी का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करना। कम से कम महिलाएं साल भर में 1 लाख रुपए कमा सके, इतना अच्छा उनको कौशल देना है, जिससे कि वो अपना छोटा व्यापार वहां पे कर सकें। अब बात आता है कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल। थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 80% महिलाएं कृषि में संलग्न हैं,
और 2011-12 में ये 12.78% थी। सक्रिय कृषि भू स्वामित्व था इनके पास, और अभी 2015-16 में ये बढ़कर 13.78% सक्रिय कृषि भूमि स्वामित्व महिलाओं के पास है। अब सक्रिय कृषि भूमि स्वामित्व मतलब क्या होता है? तो ऐसी जमीन जिस पर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खेती हो रही है और उसकी मालकिन महिला है, उसकी स्वामित्व महिला के पास है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? सक्रिय कृषि भू स्वामित्व। अब कृषि में महिला कार्यबल का महत्व थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो ग्रामीण महिलाएं 60 से 80% खाद्यान्न उत्पादन में योगदान दे रही हैं वर्तमान में। कृषि क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में अनुपातिक रूप से महिलाओं का अनुपात अभी ज्यादा हो गया है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी में इनका योगदान अधिक है कृषि की में। अगर कृषि के में देखा जाए तो चुनौतियां क्या हैं? महिलाओं को संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता, बैंक द्वारा उनको आसानी से ऋण नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेटरल ज्यादा नहीं होता। स्वामित्व तो आप देख रहे हैं केवल आज भी 13.78% ही महिलाओं के पास है, बाकी सब पुरुषों के पास है। कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में उनको कठिनाई होती है। उसके साथ साथ वसीयत की जमीन का स्वामित्व उनको मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि परंपराएं प्रथाएं हमारे देश में ऐसी हैं, और कृषि क्षेत्र से संबंधित अत्याधुनिक जानकारी का उनको अभाव है शिक्षा के कारण, या फिर अत्याधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट नहीं कर पाने के कारण। सरकारी योजनाएं हैं कुछ जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए या ग्रामीण महिला कृषकों को सशक्त करने के लिए लाई गई है, जिसमें नमो ड्रोन दीदी है। महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जिससे महिलाएं किराए पर लोगों को ड्रोन प्रोवाइड करा पाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिन महिलाओं के पास कृषि भू स्वामित्व है उनको 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा, चाहे पुरुष हो या महिला हो। तो महिलाओं के लिए भी है ये महिला किसान सशक्तिकरण योजना बनाया गया है, जिससे महिलाओं को सशक्तिकृत किया जाए। तो इस तरीके से हमने पूरा समराइज कर दिया एक पेज में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इससे संबंधित एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि योजनाओं से संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं यूपीएससी के। तो एक प्रश्न 2016 में पूछा गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में, इसको आप हल करिएगा। और उसके साथ साथ यहाँ अभ्यास प्रश्न मैंने दिया है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम से, जो मैंने पढ़ाया है उसी से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने का प्रयास करिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इस प्रकार हमने आज के इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सभी बिंदुओं को कवर कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।